एक बार जरा जय घोष करें, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंचशील बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, एक थिंक टैंक जिन्होंने बहुत लंबी रिसर्च करके जम्मू कश्मीर के बहुत सारे विषयों पर जन जागरण न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में किया, ऐसे हमारे आदरणीय दया सागर जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दीपंकर सेन गुप्त जी, पत्रकारिता के फील्ड में जबरदस्त महारत रखने वाले एक फायर ब्रांड जर्नलिस्ट मैं कहूंगा, आदरणीय प्रदीप दत्ता जी। इस कार्यक्रम को जिन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, श्रीमान युद्धवीर सेठी जी, और आज के इस सभागार में उपस्थित जितने भी महान भाव, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स का और बाकी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस टॉपिक के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के 20 साल के इस कार्यकाल को, जो पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते से जो कार्यकाल था उनका, और 2014 के बाद एज ए देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने भारत के अंदर कार्य किया, इसके ऊपर तीनों बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स ने अपनी अपनी बातें रखी और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हमें आज जो सुनने को मिली, वाकई प्रेरणादायी, इंस्पायरिंग। यहां तक गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते से प्रोफेसर दीपंकर सेन जी ने बात की। हम सब जानते हैं कि जिस दौर में नरेंद्र मोदी साहब को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही वहां एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और जो कोस्टल एरियाज हैं गुजरात के, डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक था। और मुझे याद है जिस दिन वो आया था 26 जनवरी 2000, मैं उस दिन मुंबई में था। मैं कुछ समय मुझे भारतीय नौसेना में काम करने का मौका लगा है, और उस दिन में मैं मुंबई में था और अपनी उस सोसाइटी में जहां हम बाकी के तमाम नेवल ऑफिसर्स रहते थे, वहां झंडा चढ़ाने की सारी तैयारी में थे। तो अचानक जबरदस्त भूचाल आया और हमको याद है भारी नुकसान हुआ था। उस भारी नुकसान और जान माल की हानि को कैसे उन्होंने मेहनत करके, दिन रात करके, वो गुजरात के सारे एरियाज को वापस खड़ा किया गया। किस तरीके से कच्छ के एरिया को, जिसको कि एक रेगिस्तान से भी गया गुजरा मानते थे, आज अगर हम में से कोई कच्छ गया हो तो जाके मालूम पता चलता है कि यहां कितने बड़े पैमाने पर काम हुआ। इतना ही नहीं, वहां की जो सिंचाई योजनाएं थी, पानी की योजनाएं थी, वो किस तरीके से वहां बहुत डिमांड रहती थी लेकिन अवेलेबिलिटी कम थी। उन सब चीजों को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए व्यवस्थित किया, और जिसका जिक्र दीपंकर सेन जी ने किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो लंबे झंझट होते हैं फाइलों के, कभी एक टेबल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फिर लास्ट में जो बिजनेसमैन आता है कहीं कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो लास्ट में आता है, छोड़ यार कितने और ही चलना थे ऑलरेडी कम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने गुजरात में किया, और उसका लाभ ये हुआ कि वहां जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुई, लोगों को कारोबार मिला, और एकदम गुजरात एक नए गुजरात के रूप में सामने आया। और हमें याद है उस दौर में जब 2014 के इलेक्शन आने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी की
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो इस समय हमारे रक्षा मंत्री हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी। तो एक विषय आया कि नरेंद्र मोदी साहब को देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सभी बैठते हैं, पार्टी के लोग बैठते हैं, तय होता है। राजनाथ सिंह जी ने उस बैठक में उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसके बाद पूरे देश से एक आवाज उठी, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चाहिए। देश से, आम जन सामान्य से, आम लोगों ने कहा, क्योंकि लोगों ने वो गुजरात देखा, उनके डेवलपमेंट के काम देखे, वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखी, और जब 2014 का चुनाव हुआ तो बच्चा इस बात को कहता था, अब की बार मोदी सरकार। किसी ने मोदी जी देखा नहीं होगा, लेकिन सबके दिल में एक ही आवाज थी, और वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आए। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते से, हमें याद होगा, शपथ लेने के लिए वो जा रहे थे, पहली बार वो संसद के अंदर जा रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर, और किस तरीके से संसद भवन की सीढ़ियों को झुककर उन्होंने नमस्कार किया, क्योंकि वो हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है। मुझे नहीं लगता 70 साल में शायद ही कोई ऐसे पल आए हो इस प्रकार से किसी सर्वोच्च जो मंत्री परिषद का सदस्य है, प्रधानमंत्री, इस प्रकार से उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों को चूमते हुए वो संसद के अंदर गए। और संसद के अंदर जब गए, शपथ समारोह जब होने के बाद जब सरकार चलाने की बात आई, तो उन्होंने एक ही नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे, कोई पराया नहीं। जिन्होंने वोट दिए वो भी हमारे, जिन्होंने नहीं दिए वो भी हमारे, हमने सबके काम करने। और फिर वो काम शुरू, अलग अलग प्रकार की डायमेंशंस मोदी सरकार की 2014 से आज तक रही। पहला था डेवलपमेंट और आम लोगों तक इंसाफ पहुंचाना, और कितने जबरदस्त तरीके से ये सारे काम हुए। एक जमाना था कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजो तो 85 पैसे रास्ते में गायब होते। आज उसी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में एक बटन दबाते हैं मोदी साहब, हर 4 महीने के बाद किसानों के खाते में 2-2 हजार आता है। किसी को कोई करप्शन देने की जरूरत नहीं है, साल का 6-6 हजार किसानों के खातों में आता है। एक बटन दबाते हैं, गरीब लोगों के घरों में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पेंशन हैं, चाहे ओल्ड एज हैं, विडो हैं, चाहे दिव्यांग हैं, उनके घरों के अंदर वो पेंशन आती है। आज राशन का जो सिस्टम किया गया है, कोरोना का जो मुश्किल दौर आया, सब अपने घरों में बंद, दिल्ली बंद, जम्मू बंद, गांव बंद, शहर बंद, गली बंद, मोहल्ला बंद, रेडी बंद। जो काम करने वाले लोग थे, दिहाड़ीदार, वो घरों में बंद हो गए। लगा कि ये तो भूखमरी का शिकार हो जाएगा भारत, लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब थे, उनकी योजना, उनकी रणनीति, उनका विजन और उनकी मेहनत थी कि इस कोरोना काल में 2 साल में कोई गरीब अपने घर में भूखे पेट नहीं सोया। ये अगर क्रेडिट किसी को जाता है वो नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। गांव के अंदर देखिए, गरीब लोगों के मकान बनाने का काम शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम शुरू हुआ, जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में होता है। उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे काम करने के लिए आया हूं। और देश के लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को बोलते हुए उन्होंने कहा, कितना जबरदस्त मैसेज दिया, जिसका जिक्र यहां प्रदीप दत्ता जी ने भी किया कि वो लाल बत्ती कल्चर खत्म किया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं, मैं सेवादार हूं। ये नरेंद्र मोदी साहब, ऐसे नहीं जनमानस जुड़ गया, हर जनमानस का ख्याल, गांव में गरीब का ख्याल,
जिसका कोई नहीं उसका सहारा बने। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर कश्मीर के बांडीपुरा की एक महिला का वीडियो आ रहा था। एक व्यक्ति उनको पूछता है, आपके कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा, मेरे 3 बेटे हैं। उनका, नहीं, आपके तो 2 बेटे। उसका कोई नाम बताया, रेहान और फैजान। वो तो दोनों हम जानते हैं श्रीनगर में रहते हैं, आप यहां अकेली रहती हैं, ये मकान आपने थोड़ा सा बनाया है। उन्होंने कहा, 2 बेटों को तो मैंने जन्म दिया है, लेकिन एक और है जो मेरा लालन पालन और मेरा ख्याल कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी है, जिसने मुझे मकान दिया, जिसने ओल्ड एज की पेंशन 1000 रुपया मुझे दी, जिसने मुझे ये टॉयलेट बाथरूम बना के दिया। मेरी छोटी सी जमीन है, साल का 6000 रुपया मेरे खाते में आता है, जिसने मुझे कोरोना का फ्री वैक्सीन इंजेक्शन लगा के बीमारी से बचाया। और इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत का वो गोल्डन कार्ड बनाया कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो 1 साल में 5 लाख रुपए तक का खर्च करके मैं अपना इलाज करा सकती हूं। अगर मेरे रेहान और फैजान ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? ये जो मेरा तीसरा बेटा है, ये मुझे बहुत प्यारा है। और उन्होंने उनके लिए दुआ मांगते हुए कहा कि ऊपर वाला उनकी लंबी उम्र करे। जब कोई दिल से किसी का भला करता है तो नरेंद्र मोदी बनता है। केवल बातों से इस मुकाम पर और इतनी बड़ी रिस्पेक्ट हासिल आदमी नहीं कर सकता। डेवलपमेंट इतनी हुई है कि आज कहीं भी जाओ, गांव में, शहर में, पहाड़ में, मैदान में, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो। लेकिन इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किया वो था अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना। एक जिक्र यहां हुआ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का, लेकिन पहली बार दुनिया ने देखा जब शिंजो आबे, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, जब वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भारत आए और मोदी साहब उनको क्या दिखाने लेके गए? बनारस के अंदर गंगा के घाट और मां गंगा की वो आरती जो वहां होती थी, सारी दुनिया ने देखी। वरना एक ही हमारे पास होता था, दिल्ली से उड़ो तो सीधा ताजमहल के दर्शन करो, इसके अलावा तो कोई था ही नहीं। लेकिन पहली बार बनारस के गंगा घाटों में दुनिया ने भारत की वो आरती, वो गंगा मैया की आरती देखी, उसके दर्शन कराए। तो किसने कराए? नरेंद्र मोदी साहब ने कराए। चीन के राष्ट्रपति भारत में आए, गुजरात के अंदर ले गए अक्षरधाम मंदिर। ये देखिए, उनको उनका अपना ड्रेस कोड होता है, उसको बोला नहीं ये डालो। और इसके साथ साथ दुनिया के जिन देशों के अंदर गए, पहली बार वो अमेरिका के अंदर गए तो नवरात्रे थे, नवरात्रे के व्रत थे, उपवास, पूरे 9 के 9 उपवास रखते, और वो खाली पानी गर्म और उसमें शहद डाल के थोड़ा वो ग्रहण करते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने देखा और विदेश के अंदर ये खबर फैली, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने ये संकल्प किया कि हम अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगे। नरेंद्र मोदी साहब के इस कार्यकाल के अंदर आप देखेंगे तो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, देश के नौजवानों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम ये उन्होंने किया। दुनिया के जिस देश के अंदर भी जाते हैं, वहां के अंदर रहने वाले भारतीयों से संवाद करते हैं, मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपनी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य बाखूबी उन्होंने किया। और अगर आप देखेंगे इसी दौर के अंदर जो हमारी रक्षा प्रणाली थी, हमारा डिफेंस है, उसको कितना मजबूत किया गया। मेक इन इंडिया के तहत भारत आज इस पोजीशन पर आ गया है कि जो हम पूरे हथियार दुनिया भर से खरीदते थे, आज भारत दुनिया के बाकी देशों को हथियार देने की स्थिति में पहुंचा। क्योंकि हथियारों की खरीद में बड़े बड़े घोटाले होते थे। ये बोफोर्स का घोटाला इसी की एक कड़ी थी, हथियार खरीदो। उन्होंने एक नई पहल की। इससे पहले भी
ये पहल हो सकती थी 60-65 सालों में, लेकिन नहीं हुई। मोदी साहब आए, उन्होंने कहा भारत को क्या रिक्वायरमेंट है, उसका निर्माण भारत में होगा। बहुत मजाक बनाया लोगों ने, लेकिन आज जिस प्रकार से डीआरडीओ हो या बाकी हमारे संस्थान हो, उनको मजबूत किया गया है। भारत आज अपने देश के अंदर जेट फाइटर विमान वो बना रहा है और उसकी डिमांड दुनिया से भी आ रही। हमारी देश की सेना के जवान, हम जानते हैं गोली पाकिस्तान से चलती थी, हमारे जवान इंतजार करते रहते थे कि कहीं से हमें ऑर्डर मिले तो जवाब दे। मोदी साहब ने कहा आते ही पहली गोली भारत नहीं चलाएगा, लेकिन अगर दुश्मन की तरफ से पहली गोली चलेगी तो भारत कितनी गोलियां चलाएगा इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। और वही हुआ। ये बॉर्डर्स, ये एलओसी हमेशा सीज फायर के वायलेशंस होते थे। ऐसे जवाब दिए कि पाकिस्तान वाले वो सफेद झंडे उठाते थे, शरारत करने के बाद सफेद झंडे। उन्होंने कहा नहीं, इन सफेद झंडों को भी लाल कर दिया जाए, और वो हुए। आज जाके जब पाकिस्तान को भी लगा कि नहीं, ये भारत का नेतृत्व वैसा नहीं है जो पुराने प्रधानमंत्री होते थे, और आमने सामने की लड़ाई जब चीन के साथ हुई तो सारी दुनिया ने देखा, वो लद्दाख था या अरुणाचल था, और इससे भी बढ़कर जो डोकलाम के अंदर हुआ था। आपको याद होगा हमारी सिख रेजिमेंट ने वहां डोकलाम के अंदर चीनियों को भगाया था। डोकलाम भारत में नहीं, भूटान में। और जब चाइना वो सड़क का निर्माण करते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया पर नजर रखने के लिए भूटान में सड़क बना रहा था, तो भारत ने चाइना को कहा कि भूटान में तुम्हारा क्या काम है, भूटान में तुम्हें सड़क नहीं बनाने देगा। एक एग्रेसिवनेस, देश वही, लोग वही, एरिया वही, सैनिक वही, सिस्टम वही है, लीडर बदल गया। और लीडर ऐसा आ गया, एक डिसाइसिव लीडर, निर्णय लेने की क्षमता वाला नेतृत्व हमारे देश में आया, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार होती है। भारत की विदेश नीति की यहां चर्चा हो, आप देखिए, सबको लगता था कि भारत, और कभी कभी यहां बातें भी होती थी कि अमेरिका की तरफ भारत का ज्यादा झुकाव। ठीक है, भारत के कुछ अपने, हमारे देश के हित के लिए कुछ निर्णय हैं, वो करने जरूरी है, लेकिन आपने देखा होगा यहां भारत को स्टैंड लेना होता है, भारत ने हम वहां स्टैंड लिया। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग थी, कार्बन को रिड्यूस करना था, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट थे, भारत ने कभी अपने स्टैंड से भारत कभी पीछे नहीं हटा। और उस वक्त जब, आज आप देखो, दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो कितनी खुशी से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री मोदी साहब कहीं विदेश में जाते हैं, वो खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर आते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। जब युद्ध की शुरुआत हुई, ये नरेंद्र मोदी साहब थे कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से भी बात की कि युद्ध रोको, और अपने बच्चे और जो हमारे नागरिक वहां फंसे थे उनको सुरक्षित भारत निकाला और तब तक युद्ध रोक के रखा। और इतना ही नहीं, जब हमारे स्टूडेंट्स वापस भारत में आए और उनके साथ कुछ पाकिस्तान के विद्यार्थी भी, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे और वहां यूक्रेन के अंदर पढ़ते थे, उनको किसी ने पूछा तुम कौन हो, उन्होंने यूक्रेन से बस से भाग के आना था। हमारे प्रदीप जी ने वो लगभग मेरे ख्याल में 2 महीने तक उस युद्ध के बीच में वहां से इन्होंने अपने न्यूज चैनल के लिए टेलीकास्ट किया सीधा। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने भी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे दिखाकर यूक्रेन से निकलकर वहां अगर वो पाकिस्तान पहुंचे और सुरक्षित अगर वहां से निकले, आज पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है,
उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है। इसीलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हमने अपनी आंखों से जम्मू कश्मीर से दूसरा झंडा उतरते हुए देखा और यहां दो झंडे को देखा। हम खुशकिस्मत हैं कि यहां अलग से कानून होता था, अपनी आंखों से वो कानून खत्म होते हुए हमने देखा। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को अपनी आंखों से पूरा होता देखा। हम खुशकिस्मत हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के सियासतदान जो कभी कभी बड़ी बड़ी थ्योरीज देते थे, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, फिर कहते थे हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, और आज क्या कहते हैं, छोड़ो बाकी स्टेट नहीं उड़ो। यहां तक लाके रखा। अगर इनको घुटनों के बल किसी ने लाया, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। और अभी यहां संकल्प हुआ कुछ दिन पहले, पीओजेके संकल्प यहीं गांधीनगर के महिला कॉलेज में, और वहां क्या संकल्प लिया गया, अपने पूर्वजों की जमीन, वो सरजमी जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, वो भी हमने लेना है। और आज सभी पूछते हैं, कभी पहले कोई नहीं पूछता था। एक जमाना था, पिछले दिनों आपने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जब इमरान खान वहां का प्रधानमंत्री था, तो ये जो बेनजीर भुट्टो का बेटा है बिलावल भुट्टो, इसका एक बयान सुनना। पाकिस्तान की जनरल असेंबली के अंदर बिलावल भुट्टो जो आज उनका विदेश मंत्री है, वो क्या कहते हैं, वो इमरान खान को कहते हैं कि एक जमाना था, वो अपनी मां का जिक्र करते हैं, जब हम कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर हमारा है, आया के आया, आज नहीं तो कल आया के आया। आज एक आपका जमाना है कि चिंता लगी रहती है, रात को सोते हैं, सुबह ये जो गुलाम कश्मीर है उनका पता नहीं ये सुबह हमारे पास होगा कि मोदी ले गया होगा। ये एक जमाना आ गया था। और हकीकत है, आज देश के हर नौजवान में, हर बच्चे के अंदर यह कॉन्फिडेंस है कि भारत वो क्षेत्र ले सकता है। और सबको मालूम है कि ये जो हमारी लीडरशिप है, ये सबसे ताकतवर लीडरशिप है। और जनता का विश्वास कितना है, मुझे याद है जिस दिन पुलवामा का आतंकी हमला हुआ, वहां उसके बाद पूरे देश के अंदर हाथों में तिरंगे झंडे लेकर जनता सड़कों पर निकली। यहां विक्रम चौक के अंदर भी जबरदस्त नौजवानों के अंदर गुस्सा था, हाथों में तिरंगे झंडे भारत माता की जय जयकार कर रहे थे, देश के सैनिकों की जय जयकार कर रहे थे, उन्हें नमन किया जा रहा था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिन्होंने मोदी साहब पर कोई सवाल या निशान लगाया, बिल्कुल नहीं। मैं यहां से निकल रहा था, एक चाय की दुकान पर कुछ लोग खड़े थे। मैंने उस दुकान के ऊपर झंडा देखा, वो हमारी पार्टी का झंडा नहीं था, वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उसकी दुकान पर लगा था, वो चाय वाला था। काफी लोग सुन रहे थे। उसके अगले दिन जब पालम एयरपोर्ट में सभी जवानों के वो पार्थिव शरीर को परिक्रमा मोदी साहब ने की थी, मैंने पूछा किसी से ये कौन है, उन्होंने कहा ये एक पार्टी का नाम लिया, कहा ये उनके मंडल प्रधान है। तो मैं भी जरा खड़ा होकर देखने लगा, टीवी लगा था, तो वो जो दूसरी पार्टी का मंडल प्रधान था, वो जब मोदी जी ने परिक्रमा की, वो यहां बोलता बोला कुछ भी है लेकिन एने छड़ना नहीं होना। एक गल तो पकी है, एने नहीं छड़ना। ये कौन बोल रहा है, ये दूसरी पार्टी का नेता बोल रहा है। और हमारी पार्टी में हम राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे लोग हमें शामिल होते हैं, अच्छी बात है। एक बड़े कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए,
मैंने एक दिन उनसे पूछा, मेरे घर आए, मैंने कहा जनाब आखिर ये इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, इसका मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए। उन्होंने आख्या जनाब केड़ा हृदय परिवर्तन, इलेक्शन चला रहे हैं। मैं क्या हुआ? बोला हम और वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हम प्रचार प्रसार के लिए गए रजौरी पुंछ के एरिए में, वापस आए घर में 10-12 नेता थे, तो हम बैठे अपने घर के अंदर, तो मैंने आवाज लगाई अपनी श्रीमती जी को कि चाय पिलाइए जरा 10-12 का। तो हम आपस में बातें करने लगे, एनालिसिस करने लगे। 10-15 मिनट गुजरे, चाय नहीं आ रही, फिर आवाज लगाई भाई चाय, फिर 10 मिनट गुजरे, कोई चाय नहीं। मैंने कहा अब अंदर जाके देखूं, मैंने दरवाजा खटखटाया, खोला, सामने देखा एलसीडी लगा हुआ और मोदी जी का भाषण और दे ताली चल रही है अंदर श्रीमती। तो मैंने फटोफट दरवाजा बंद किया क्योंकि अध्यक्ष बाहर बैठे थे। तो मैं क्या फिर क्या अगर थोड़ी देर और नहीं ज्वाइन करता तो रुटी धुआं में जाना। उसका एक कारण है, हर व्यक्ति यह समझता है कि मोदी साहब का अपना क्या है, जो कुछ है देश है, जो कुछ है भारत है, जो कुछ है हमारी मातृभूमि है, उनका हर कदम, हर कार्य, हर विचार इस देश के लिए है, इस मातृभूमि के लिए है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए है। इसीलिए देश का बच्चा बच्चा मोदी साहब से प्यार करता है। ये जो पुस्तक जिसका आज विमोचन किया गया है, ये मोदी @20, ये वो पुस्तक है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी साहब के पिछले 20 साल, पहले 12 साल लगभग जो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते से उन्होंने कार्य किया और पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री के नाते से उन्होंने किस प्रकार कार्य किया है, ये पुस्तक अमेज़न पर अवेलेबल है। ये पुस्तक हमको जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत इंस्पायरिंग ये पुस्तक है। आज इसका यहां विमोचन किया गया है और इन सभी साथियों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने बहुमूल्य विचार हम सबके साथ साझा किए। मुझे विश्वास है आज के इस गेट टुगेदर से हमें बहुत सारे प्रेरणादायी किस्से और जानकारी प्राप्त होगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सबको इस पुस्तक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप यहाँ आए, मैं हृदय से आप सबका भी और अपने वक्ताजनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती रेखा महाजन जी, जिन्होंने सहयोगी के रूप में इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में कार्य किया, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि धन्यवाद और राष्ट्रगान के लिए मंच पे हैं। Today is the death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India. So as a tribute to him, I want to say few lines written by him. Former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, once famously said, "You have to dream before your dreams can come true." In 20 years of Narendra Modi government in public office, we can say that he not only dreamed big along with all of us, but also he helped deliver those dreams. So, we hope that all of you will enjoy reading Modi @20 Dreams Meet Delivery. Today, on the release of this book, Modi @20 in Jammu and Kashmir, I want to thank Shri Ravinder Raina ji, President Bharatiya Janata Party Jammu Kashmir UT, our Vice President Shri Yudhvir Sethi ji, our speakers, Engineer Daya Sagar ji, Senior Journalist Dipankar Sen Gupta ji from Jammu University, Shri Pradeep Datta ji, Senior Editor Times Now, our General Secretary Organization Shri Ashok Kol ji, our ex-Deputy CM Shri Kavinder Gupta ji, ex-MOS Priya Sethi ji, our State General Secretaries D.K. Manyal ji, Vibodh Gupta ji, our Vice Presidents Anuradha Chadak ji, Shaktiraj Parihar ji, Rajiv Chadak ji, for their esteemed presence.
I will also like to thank our district presidents, District President Jammu Vinay Gupta ji, District President Jammu West Munish Khujuria ji, our Mandal Presidents Keshav Chopra ji, Ravish Menghi ji, Parveen Kerni ji, Bharat Bhushan ji and Neeraj Puri ji. Our Bharatiya Janata Party Jammu Kashmir cells in charge and co-in-charge Rakesh Mahajan ji and Vedraj Sharma ji and their team, Jammu Club, media present here for their cooperation to make this program a successful event. Thanks. I would request all of you to please stand up for the Rashtriya Gan. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात